डिफरेंसेस। यानी प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल जो डिफरेंस हमको मिलता है वो ये कि जो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज जितने भी दिए गए थे या हैं, उनमें हम सिर्फ डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। किसको ऑर्गेनाइज करते हैं? डेटा। डेटा को। लेकिन हाँ, लेकिन सिर्फ डेटा ऑर्गेनाइज करना ही एक फैक्टर होता है, क्योंकि हर डेटा पे हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और उन ऑपरेशंस को हम लोग बिहेवियर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहेवियर। ओके ओके यस सर। ओके। जैसे पढ़ना, खेलना, दौड़ना, खाना, ये आपका बिहेवियर है। लेकिन आपका रोल नंबर, आपका आईडी, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर, ये आपका क्या है? प्रॉपर्टीज है। आपका वेट, आपका हाइट, दीज आर द प्रॉपर्टीज। क्लियर? यस सर। यस सर। लेकिन खेलना, Yes, sir. ठीक है, खेलना, पढ़ना, ये आपका बिहेवियर है। तो प्रैक्टिकल जो डिफरेंसेस ये है कि प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड जितने भी लैंग्वेज थे, ठीक है, उनमें डेटा को कंपोजिट करने की व्यवस्था दी गई थी, ठीक है। यानी प्रॉपर्टीज को कंपोजिट आप कर सकते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो मिला के एक 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 प्रॉपर्टीज आप बना सकते हैं, ताकि वो किसी पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग को रिप्रेजेंट करे। लेकिन जो उसके बिहेवियर्स होते थे, जो उस डाटा पे काम करते थे, वो बिहेवियर्स उस डाटा से अलग डिफाइन होते थे, ठीक है। यानी कंपोजिशन वहां सिर्फ डेटा का बनता था, ठीक है, उसके बिहेवियर का साथ में नहीं बनता था। बिहेवियर अलग है। अब वो चाहे तो अपने ही डाटा का यूज करे, वो चाहे तो किसी और का भी डाटा को यूज कर सकता था, ठीक है। तो ऐसा था। यानी सिक्योरिटी उतनी अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं अच्छी थी? क्योंकि डाटा को तो कंपोजिट कर दिए। मान लीजिए कि डाटा हम स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो स्टूडेंट से रिलेटेड जितने डाटा है उनको एक यूनिट में बना दिए, लेकिन स्टूडेंट से रिलेटेड जितने बिहेवियर्स हैं, ठीक है, उनको हम उस यूनिट में नहीं डाल पाए, जिसकी वजह से वो इस यूनिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी और यूनिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक सिक्योरिटी लैकिंग हो रहा था, जिसकी वजह से वहां पे एडिशनल एल्गोरिथम हमको लगाना पड़ता था सिक्योरिटी के लिहाज से, ठीक है। बाद में ये रियलाइज किया गया कि भाई जिसका डाटा ऑर्गेनाइज होगा, काम भी उसी का ना होगा, ठीक है, काम तो उसी का होगा। अब वो अपने काम को दूसरे के साथ, अपने डेटा को दूसरे के साथ शेयर करना चाहेगा ना चाहेगा, ये उसकी मर्जी होनी चाहिए। नहीं समझे? आपके जेब में 100 रुपया है, वो आप दूसरे को देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, ये मर्जी तो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। तो ये चीज सोच के एक और R&D किया गया, सोचा गया कि अब क्या किया जाए। तो क्लास जो है ना, वो कुछ नहीं है, एक दूसरा अप्रोच है डेटा को यूनाइट करने का, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ डेटा का ही कंपोजिशन नहीं होता है, बल्कि उससे रिलेटेड जो बिहेवियर्स हैं, जो फंक्शंस हैं, उनको भी हम कंपोजिट करते हैं और एक यूनिट में डाल देते हैं। मतलब जब हम क्लास बनाते हैं, तो उस क्लास के अंदर, क्लास चाहे जिसके लिए भी है, मान लेते हैं स्टूडेंट के लिए है, तो उस स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा भी उस क्लास के अंदर होता है, और उस स्टूडेंट से रिलेटेड जो बिहेवियर्स हैं, वो भी, यानी फंक्शंस, वो भी उस क्लास के अंदर ही होते हैं। क्लियर? अब वो क्लास डिसाइड करेगा, या उस क्लास से बने हुए ऑब्जेक्ट डिसाइड करेंगे कि मेरा कौन सा डेटा या कौन सा बिहेवियर दूसरे एक्सेस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। और होना भी यही चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि एक बैंक से SBI बनाए, PNB बनाए। ये SBI तय करेगी कि उसके ATM को PNB शेयर करेगी या नहीं करेगी। क्लियर? यस सर। ठीक है। ये SBI तय करना चाहिए कि भाई मेरा ATM है, वो PNB शेयर करेगा या नहीं करेगा, UBI शेयर करेगा या नहीं करेगा, ये वो डिसाइड करे।
होना भी यही चाहिए। एटीएम मेरा है तो मैं ही ना डिसाइड करूंगा, पीएनबी कहेगा कि मेरा एटीएम है तो मैं ही ना डिसाइड करूंगा। ये चीज तब मिलेगा, ठीक है, जब हम इन चीजों को कंपोजिट करेंगे। किस रूप में? क्लास के रूप में। ठीक है, अभी पाइथन पढ़ रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में जाइएगा तो आपको सी मिलेगा। सी प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। ओके, उसमें फंक्शन का कंसेप्ट है, उसमें सिर्फ डेटा को कंपोजिट करने की व्यवस्था दी गई है, जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं वहाँ। ठीक है, फंक्शन अलग होते हैं, डेटा अलग होता है, ठीक है। सिर्फ आप डेटा को कंपोजिशन कर सकते हैं, यानी किसी चीज से रिलेटेड डेटा को एक यूनिट में आप कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड बिहेवियर को आप कंबाइन नहीं कर सकते। क्लियर? क्लास और ऑब्जेक्ट में Yes. यही कंसेप्ट दिया गया कि नहीं, डेटा को भी कंबाइन कर सकते हैं और उससे जुड़े उसके बिहेवियर्स को भी कंबाइन करके एक यूनिट बना सकते हैं। पॉइंट क्लियर? Yes. यस सर। क्लियर, ओके, ठीक। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस जो फीचर्स है, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म कहता है कि अगर एक क्लास के अंदर आप फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप एक क्लास के अंदर 4 फंक्शन डिफाइन करेंगे तो चारों के नाम अलग अलग होने चाहिए। पैरामीटर है नहीं है वो आप तय करेंगे, या आपका वर्क तय करेगा, ठीक है, या जिसके लिए बना रहे हैं उसका वर्क तय करेगा, ठीक है। लेकिन सर, अगर मान लें कि सपोज कीजिए कि हम कुछ फंक्शंस बनाना चाहते हैं क्लास के अंदर, लाइक जैसे हम चाहते हैं कि 2 इंटीजर वैल्यू को सम करे और 2 फ्लोट वैल्यू को सम करे, ठीक है, ओके, 2 स्ट्रिंग वैल्यू को कॉन्केट करे, सम करे। तो वैसे केसेस में तो हमको कई सम न लिखना पड़ेगा सर, ठीक है। इंटीजर के लिए अलग लिखना होगा, फ्लोट के लिए अलग लिखना होगा, कैरेक्टर के लिए अलग लिखना होगा। मैं जो बता रहा हूँ सबको समझ में आ रही बात? ठीक, तो एक Yes, sir. बनाएंगे सम, दूसरा बनाएंगे सम वन, तीसरा बनाएंगे सम टू, क्योंकि फंक्शन जितने भी बनाते हैं सबके नाम क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए, पैरामीटर चाहे हो चाहे नहीं हो। तो अगर इंटीजर पे काम करना है तो उसका फंक्शन अलग होगा, तो मान लिया सम। फ्लोट पे काम करना है तो उसका फंक्शन अलग होगा, मान लिया सम वन, ठीक है, ओके। मान लीजिए कैरेक्टर को आपको, 2 कैरेक्टर को आपको कंबाइन करना है या उसके ASCII वैल्यू को जोड़ना है, उसके लिए अलग होगा, सम थ्री, सम टू, जो भी है। लेकिन सर ये तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। मान लीजिए कि एक ऑपरेटर को जो सिर्फ यूज कर रहा है, उसको हम कहें कि भाई 2 इंटीजर को जोड़ना है तो तुम सम को इस्तेमाल करोगे, 2 फ्लोट को जोड़ना है तो तुम सम वन को इस्तेमाल करोगे, 2 लॉन्ग को जोड़ना है तो तुम सम टू का इस्तेमाल करोगे, 2 डबल को जोड़ना है तो तुम सम थ्री का इस्तेमाल करोगे। तो उसके यूज के लिए तो आपने कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अरे वो तो ऑपरेटर है, उसको थोड़ी पूरा चीज आता है, उसको तो ऑपरेट करने आता है। वो उसको सिर्फ बताइए कि भैया एक सम दे रहे हैं, इसमें कोई 2 नंबर डाल दोगे, ये जोड़ के दिखा देगा, ठीक है। तो सर ये कैसे होगा? क्योंकि फंक्शन नंबर का रिकॉग्निशन अपने पैरामीटर से करता है, और पैरामीटर तो वैल्यू के टाइप के अनुसार फिक्स होता है, ठीक है। तो जो उप्स का पॉलीमॉर्फिज्म फीचर है ना, वो पॉलीमॉर्फिज्म फीचर कहता है ना कि आप कई फंक्शंस जो है वो एक ही नाम से डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि आप पाइथन में इसको एक ही से किए थे, याद आ रहा है? हेलो? Yes, sir. पाइथन में आप इसे एक ही से किए थे। फंक्शन ओवरलोडिंग आप लोग को बताया गया था। Sir, function overloading और method override. तो हाँ, बताया गया था ना। yes, sir. फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे बताए थे, याद आ रहा है? Yes, sir. Same name होता है different parameter. सेम नेम लेकिन डिफरेंट पैरामीटर। तो क्या डिफरेंट पैरामीटर के लिए फंक्शन हम अलग अलग किए थे, कि एक ही फंक्शन डिफरेंट पैरामीटर के लिए यूज हो गया था? एक ही function में. एक ही फंक्शन हो गया था। उसका कारण है, ये सब जगह नहीं होगा, आपके पाइथन में हुआ था। उसका कारण ये है, जहां इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन होगा वहां पे अगर आपको एक सम 2 इंटीजर के लिए बनाना है, एक सम 2 फ्लोट के लिए बनाना है, तो 2 बार सम को लिखना होगा, ठीक है। यानी फंक्शन का नाम सेम रहेगा लेकिन लिखना कितनी बार पड़ेगा आपको? 2 बार।
लेकिन आपके पाइथन में लिखे एक ही बार है, लेकिन वो काम 2 और 3 और 4 बार के लिए कर गया था। क्यों? क्योंकि पाइथन एक्सप्लिसिट डाटा टाइप को सपोर्ट नहीं कर नहीं करता है, वो इम्प्लिसिट को करता है। तो जो पैरामीटर आप ए बी यूज किए थे, वो ए बी इंटीजर के लिए भी काम कर जाता है, वो ए बी फ्लोट के लिए भी काम कर जाता है, वो ए बी कैरेक्टर के लिए भी काम कर जाता है, वो ए बी स्ट्रिंग के लिए भी काम कर जाता है। एंड दैट्स वाई एक ही फंक्शन कई अलग अलग वैल्यू पे काम कर जाता है। ठीक है, एंड दिस मैकेनिज्म इज आल्सो कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म और फंक्शन ओवर लोडिंग। लोडिंग। क्लियर? यस। क्लियर? पॉलीमॉर्फिज्म में 2 होता है, एक कंपाइल टाइम, एक रन टाइम। नॉर्मली, क्योंकि यहाँ कंपाइलर तो है ही नहीं, यहाँ जो भी है रन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इंटरप्रेटर है, पाइथन क्या है, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। लेकिन अगर हम इसको बाइफरकेट करें तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आपका ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आ जाता है, वेयर एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आपका ओवरराइडिंग का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, और यहाँ दोनों एक ही समय पे होता है, क्योंकि यहाँ पे कंपाइलेशन का कोई तरीका ही नहीं होता है, क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। क्लियर? यस। यस सर। ओके। इसके बाद एक फीचर था इसका, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को कोड रीयूजेबिलिटी कहा जाता है। प्रैक्टिकल मीनिंग इनहेरिटेंस का नाम जो भी दे दिया गया है, इसका प्रैक्टिकल यूज यही है, कोड रीयूजेबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है? कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि भैया एक जगह कहीं लिखा हुआ है और दूसरे जगह उसी का इस्तेमाल करना है, तो बिना लिखे उसको दोबारा यूज करना है। यही ना मतलब हुआ कोड रीयूजेबिलिटी। यस सर। ठीक है, यस तो सर। इससे क्या होता है कि रिडंडेंसी से हम बच जाते हैं, डुप्लीकेसी से हम बच जाते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर का जो साइज है वो छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस क्या होता है, बेहतर होता है। ठीक है, ऐसे कई काम होते हैं, ठीक है, ऐसे कई वर्क होते हैं जहां पे कोड की रीयूजेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। जैसे आप क्लास ए बना रहे हैं और क्लास बी बना रहे हैं, आपको ये रियलाइज हो रहा है कि क्लास ए के बहुत सारे डेटा को रीयूज करना है आपको क्लास बी में। ठीक है, तो कहता है कि ये तभी संभव होगा जब आप इनहेरिटेंस फीचर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या करता है, 2 क्लासेस के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। ये रिलेशन पेरेंट चाइल्ड का होता है, ये रिलेशन बेस और ड्राइव का होता है। ये रिलेशन पेरेंट चाइल्ड का होता है, ये रिलेशन बेस और ड्राइव का होता है। क्लियर? यस सर। पेरेंट चाइल्ड का होता है, बेस ड्राइव का होता है। पेरेंट चाइल्ड का होता है, बेस ड्राइव का होता है। जहां पेरेंट यानी बेस अपने जितने भी नॉन प्राइवेट डेटा है, प्राइवेट डेटा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कभी भी शेयरेबल प्राइवेट डेटा होता ही नहीं है। अगर शेयरेबल हो गया तो फिर वो प्राइवेट कहाँ रहा? यस। रहा। नो। अगर किसी बात को आप शेयर कर दिए तो वो प्राइवेट कहाँ रहा? ठीक है, अगर आप फैमिली में शेयर किए तो प्रोटेक्टेड हो गया, सब जगह शेयर कर दिए तो पब्लिक हो गया, और किसी से नहीं बोले आप ही के पास रह गया तो प्राइवेट हो गया। ठीक है, तो कहता है कि जो कोड की जो रीयूजेबिलिटी होती है ना, वो सारे की नहीं होती है, सिर्फ उन्हीं की होती है जो नॉन प्राइवेट हो। क्या हो? नॉन नॉन प्राइवेट। प्राइवेट। यानी अगर ए बेस है, बी ड्राइव है, तो ए कहता है कि मेरा जितना नॉन प्राइवेट डेटा है वो बी को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, बी उसको डायरेक्ट रूप से यूज करेगा, उसको दोबारा इस चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, उसके पास है ये। यस सर। क्लियर? ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस। तो जहां जहां भी कोड रीयूजेबिलिटी की जरूरत होगी, वहां पे हमें किसका इस्तेमाल करना होगा? इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का और इस्तेमाल। मेथड और ठीक। ओके, इन चीजों के अलावा हम लोग और भी कुछ चीजें डिस्कस किए थे क्लास ऑब्जेक्ट को लेके, कि क्लास में एक कंसेप्ट होता है कंस्ट्रक्टर। जैसे क्लास के अंदर 2 ही चीज होगा, क्लास कॉम्पोजिशन किसका किसका होगा, डेटा का और मेथड का। क्लास किसका यस कॉम्पोजिशन है? डेटा और डेटा। मेथड। मेथड। ठीक है, डेटा को प्रॉपर्टी, मेथड को बिहेवियर।
तो क्लास में प्रॉपर्टीज और बिहेवियर का कंपोजिशन है। क्लियर? Yes. ओके। Yes, sir. जो हम क्लास बनाते हैं उसमें एक स्पेशल तरह का बिहेवियर होता है, यानी मेथड होता है, जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कंस्ट्रक्टर? एनीबॉडी? Yes, sir. वो init function init से यूज किया जाता है कंस्ट्रक्टर को, और कंस्ट्रक्टर को यूज करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट जैसे नहीं बनाना पड़ता, वो नहीं बनाना पड़ता है, डायरेक्ट कॉल होता है। वेरी गुड। जैसे नॉर्मली किसी भी डेटा और मेथड जो कि क्लास के अंदर आप डिफाइन करते हैं, नॉर्मल डेटा, नॉर्मल मेथड, तो उस डेटा और मेथड को यूज करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। अगर वो डेटा और मेथड नॉन प्राइवेट है तो आप उस ऑब्जेक्ट के जरिए उस डेटा और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट डेटा, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, ये आपको बता दिया गया है। जब करेंगे तो एक्सेस होगा, नहीं करेंगे तो एक्सेस नहीं नहीं होगा। होगा। चाहे ऑब्जेक्ट बनाए या ना बनाए, आप एक्सेस नहीं करेंगे तो नहीं। ठीक है, लेकिन इसी में एक स्पेशल फंक्शन दे दिया जाता है, मेथड दे दिया जाता है, जिसका नाम कंस्ट्रक्टर है, जिसे हम इनिट के नाम से यहाँ लिखते हैं। किस नाम से पाइथन में लिखते हैं? इनिट, INIT। इसके पहले 2 अंडरस्कोर होता है, इसके बाद 2 अंडरस्कोर होता है। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को एक तरह से, ठीक है, स्पेसिफिक प्राइवेटली ट्रीट कराता है। ये इससे कहता है कि शेयर मैं नहीं करता। ग्लोबली नहीं हूं, मैं फिक्स्ड हूं। ठीक है, तो ये इनिट फंक्शन का क्या काम है? तो इस इनिट फंक्शन को हम लोग कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और कंस्ट्रक्टर किसी क्लास का ऐसा फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम दिया ना, वो करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑब्जेक्ट बनाया, वो कॉल हो गया। तो Yes. सर कितनी बार कॉल होगा? तो अगर एक ऑब्जेक्ट बना है तो एक एक बार कॉल होगा। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होगा? एक बार। एक और सर नॉर्मल मेथड तो हम जब चाहे तब कॉल कर सकते हैं। तो हाँ, वो तो आप एक्सेस करना चाहते हैं जब मर्जी तब कीजिए आप उसको। लेकिन कंस्ट्रक्टर तो आपका ऑटोमेटिकली होगा और सिर्फ एक ही बार होगा। क्लियर? यस ओके। तो सर कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज करेंगे? हम अपना मेथड बनाएंगे तो जोड़ेंगे, घटाएंगे, फैक्टोरियल निकालेंगे। इसमें क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो वन टाइम जो भी आपको करना है वर्क, जैसे, ठीक है, क्लास के अंदर डेटा है, आप डेटा को इनिशियलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, आप किसी डेटाबेस को, चूंकि पाइथन डेटाबेसेस को भी सपोर्ट करता है, आप उस डेटाबेसेस को ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो वो फाइल या डेटाबेस या रिसोर्सेज को तो यूज करना चाहेगा ना। तो वो काम हम डाल दिए कंस्ट्रक्टर में, यानी ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, उसके लिए डेटाबेस या फाइल ओपन होकर तैयार है। अब हमें सिर्फ उसमें डेटा को लिखना है या उससे डेटा को पढ़ना है। क्लियर? क्लियर? तो ऐसे यस सर कामों के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब कोई कहेगा कि नहीं सर, हम मान लीजिए इसके अलावा हम कुछ इनपुट कराने का काम करना चाहें तो कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये सिर्फ हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कितनी बार कॉल होगा? एक ही बार होगा। और वो भी कब? जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब, उसके बाद आप दोबारा नहीं कर सकते। क्लियर? यस ओके। उसके बाद एक कंसेप्ट है इसमें, डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का अपोजिट मीनिंग क्या रखता है? डिस्ट्रक्टर। हालांकि यहाँ पे डिस्ट्रक्टर का कोई बहुत बिग रोल अगर ना भी देता तो भी काम हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि पाइथन के पास अपना गार्बेज कलेक्टर होता है। क्या होता है? गार्बेज कलेक्टर गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, ये गार्बेज कलेक्टर क्या करता है पाइथन का, कि जो आप पाइथन प्रोग्राम रन कराते हैं उसमें जो डेटा आप यूज करते हैं, जो मेमोरी आप यूज करते हैं, जो रैम मेमोरी आप यूज करते हैं, जब आप प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं तो वो मेमोरी तो रैम में बना, वो डेटा तो रैम में बना रह जाता है, तुरंत तो हटता नहीं है, आप थोड़ी हटाते हैं। ठीक है, तो पाइथन कहता है कि
जैसे ही आप प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं ना, हम जाते हैं और आपके प्रोग्राम के द्वारा जो भी मेमोरी एलोकेट किया हुआ होता है ना, हम उसको साफ कर देते हैं, खाली कर देते हैं, ताकि उस मेमोरी का इस्तेमाल कोई दूसरा एप्लीकेशन, दूसरा प्रोग्राम कर सके। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो मेमोरी में पड़ा रहेगा, कोई दूसरा प्रोग्राम एप्लीकेशन उसको यूज नहीं करेगा तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम का गार्बेज कलेक्टर उसको हटा ना दे। तो जिन लैंग्वेजेस में गार्बेज कलेक्टर नहीं होता है वो अपने मेमोरी को हटाने के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के गार्बेज कलेक्टर पे, ठीक है। लेकिन जिन लैंग्वेजेस में गार्बेज कलेक्टर का कंसेप्ट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है, वो खुद से ही हटा देते हैं। तो एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क को भी हल्का कर देते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी लोड घटा देते हैं, जिससे सिस्टम का परफॉर्मेंस और क्या हो जाता है? बेहतर हो जाता है। क्लियर? मैं जितनी पॉइंट्स बोल रहा हूं सबको समझ में आ रहा है? ऐसा कोई पॉइंट जो आपको लग रहा है कि नहीं ना ये पूछना चाहिए सर से, ये कैसे? क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे अगर सिर्फ गार्बेज कलेक्टर भी बना के छोड़ देता तो मेरा काम निकल जाता, जैसे बहुत सारे लैंग्वेजेस में है गार्बेज कलेक्टर है। लेकिन यहाँ गार्बेज कलेक्टर के साथ साथ आपको डिस्ट्रक्टर का भी कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रक्टर अपोजिट मीनिंग होता है। जैसे कंस्ट्रक्टर एक बार कॉल होता है ऑब्जेक्ट बनने के साथ, वैसे ही डिस्ट्रक्टर एक बार कॉल होता है, सिर्फ एक ही बार कॉल होता है ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने के साथ, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इनिट के नाम से और डिस्ट्रक्टर बनाते हैं किस नाम से? डेल, डबल डेल, अंडरस्कोर डेल, ठीक है। लेकिन ये डेल यानी ये डिस्ट्रक्टर तब काम करेगा जब आप उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे।